गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 10 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है तो नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे इकोनॉमिक्स सीजे को टाइप करके भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आ रही है आईपीसीसी रिपोर्ट फॉरकास्ट ऑफ फ्यूचर टू सीवियर वेदर। दोस्तों, मैं पहले तो ये बताऊं कि आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है जिसका बेसिकली काम ये होता है, ये सर्वे करना, ये आइडेंटिफाई करना कि आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के अंदर हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ, कोरोना वायरस से भी बड़ा पेंडेमिक होता है क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्योंकि कोविड 19 मैन मेड है। उसको आप अपने वैक्सीन के थ्रू क्या कर सकते हो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर पाना नहीं हो पाता, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है, जो होगा तो वो होकर ही रहेगा। इसके पीछे सबसे बड़े रीज़न ये बताए जा रहे हैं कि जो हम लोगों ने पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाया है, जो हमने पॉल्यूशन फैलाया है, ये उसी का नतीजा है कि आने वाले टाइम के अंदर क्लाइमेट के अंदर मेजर और ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी महाराष्ट्र के अंदर फ्लड वगैरह आई थी, कई सारे क्लाउड ब्लस्ट हुए हैं, मतलब जो बादल फटने की समस्याएं आप देख रहे हैं। पिछले 1-2 सालों के अंदर जो भूकंप हैं वो भी बहुत ज़्यादा, अर्थक्वेक्स बहुत सारे आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं। उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में हवा बहुत तेज चल रही है। तो ये सब क्या हो रहे हैं कि मतलब पहले ये डिजास्टर हमें ओकेजनली सुनने को मिलता था, अब हर महीने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये आईपीसीसी के द्वारा एक बहुत ही बड़ी चीज़ फॉरकास्ट की गई है और कहा गया है कि आने वाले टाइम के अंदर वेदर इतना ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है, इतना ज़्यादा कि कोरोना उसके सामने कुछ भी नहीं है। रीज़न उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जो हमने कार्बन एम्बिशन किया है इतना ज़्यादा, हमने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का एक चैम्बर होता है पूरा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती है, उसके कंपोजिशन को ही हिला दिया है, जिसके चलते जो सनलाइट है वो अर्थ पे बहुत तेज़ी से आ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, जितने भी हमारे आप कह सकते हो छोटे छोटे हमारे कहते हैं ना आइसलैंड्स होते हैं, वो आइसलैंड सारे के सारे क्या हो गए, डूब चुके हैं। तो ऐसे में क्लाइमेट आईपीसीसी के द्वारा बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ दी गई है कि आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत ही खतरा है, एक बहुत ही बड़ा वार्निंग दी गई है कि वो आने वाले खासतौर पे साउथ इंडियन सीज़ की बात करें। दोस्तों, हमारे भारत से लगे हुए कई सारे कोस्टल लाइन्स है, जैसे अगर मैं बताऊँ स्टेट्स अगर बताऊँ, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो दमन एंड दाऊ और पांडिचेरी। ये सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कोस्टल लाइन के पास आते हैं, जिनमें समुद्री हमला होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। समुद्री हमला से मेरा मतलब है कि समुद्र के जो तट होते हैं वहाँ पर पानी का लेवल बढ़ जाना, ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखिए, मतलब आईपीसीसी की ये रिपोर्ट ना दोस्तों हम सभी लोगों को बहुत सीरियस में लेनी चाहिए। इस बात को लेकर हमने कई सारे एग्रीमेंट्स भी किए, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, आपके काइटो प्रोटोकॉल हो गया, जो हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। लेकिन बावजूद इसके आपको मैं बताऊं, जैसा हमारा पेरिस एग्रीमेंट ये बोलता था कि आने वाले टाइम के अंदर हम अपनी कार्बन एम्बिशन को रिड्यूस करके 2% कर दें, मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है वो 2 डिग्री से कम करके 1.5 तक कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा अब कुछ हो पाएगा। पहली बात तो कोविड 19 की पेंडेमिक ने हमें चीज़ों को मतलब चेंज कर दिया, ऊपर से ये जो डिज़ास्टर है हम इसके लिए अभी प्रिपेयर ही नहीं हो पाए, क्योंकि अभी हम कोविड में ही फंसे पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें बोली गई, मतलब हम लोगों को दोस्तों अपने लेवल पे पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो जैसे अमेज़ोन में फॉरेस्ट फायर लग जाती है, कई जगहों पर हम कार्बन एमिशंस का यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के कई सारे तरीके हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है। हम अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ही बना रहे हैं, दैट इज़ हाइड्रो पावर प्लांट, जिसके अंदर कोल को बर्न करके क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, उससे भी तो पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है ना, जो कोल हम बना रहे हैं पोल्यूशन लेवल बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। तो इन सभी रीजंस की वजह से हमारा जो वेदर है वो कहीं ना कहीं उसका जो कंपोजिशन है वो हिल चुका है। बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है, मैं तो ये कहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर है पीएम सेट्स आउट फ्रेमवर्क फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। सबसे पहली बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यानी यूएनएससी में भारत को 1 महीने की प्रेसिडेंशियलशिप मिली है। मतलब एक कहते हैं ना कि हेड करने वाला एक क्लास में जैसे मॉनिटर होता है, वैसे ही यूएनएससी के अंदर सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी अभी दी गई वो भारत को दी गई है। तो भारत अगले 1 महीने तक इसकी प्रेसिडेंशियलशिप संभालेगा, जिसके में नरेंद्र मोदी ने कल एक बात बोली। जब इनको ये गद्दी मिली तो इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने बोला कि ऐसा है कि देखो सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन सबसे पहले हमारे पास सिक्योरिटी जो होनी चाहिए वो मैरीटाइम को लेकर होनी चाहिए। मैरीटाइम का मतलब जो समुद्र
समुद्री इलाके होते हैं, लोग समुद्र के थ्रू एक दूसरी कंट्री में घुस के आतंकवादी हमला करते हैं। तो इन चीज़ों को रोका जाए। जैसे आप जानते हैं अभी मुंबई में जो ताज होटल पे जो हमला हुआ था कुछ टाइम पहले, उसके अंदर समुद्र के रास्ते से ही तो सारे के सारे आतंकवादी आए थे। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर पीएम मोदी ने अपनी चिंता व्यक्त की है और 5 पॉइंट उन्होंने बताया कि इन पॉइंट पर डिस्कस होना चाहिए, जिस बात को लेकर जो हमारे रशिया है और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमने एक डील की है। अब वो डील कैसे होगी, क्या होगी, वो आने वाले टाइम के अंदर पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम और यहाँ पर बात करें, यहाँ तो अब इस पेज से तो मुझे कोई ऐसी खास न्यूज़ लग नहीं रही है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो ये कि जैसे हर बार जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है तो उसमें एक थीम होता है। इस बार की 15 अगस्त का जो थीम है दैट इज़ नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये हमारा थीम है, आपको उस थीम याद रखना है। ठीक है, थीम से ज़्यादा और कुछ याद नहीं करना, और ये भी याद रखना है कि जो हमारा ये इंडिपेंडेंस डे है ये 75वां इंडिपेंडेंस है, 75th इंडिपेंडेंस डे है, जिसकी थीम क्या है, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें और कौन सी न्यूज़ है। इस वाले पॉइंट से तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टिव से उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। इसके बाद यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद मुझे लगता है अब हमें एडिटोरियल पार्ट पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि एडिटोरियल पार्ट से ही, हाँ ये रहा एडिटोरियल पार्ट में आपके पास 4 एडिटोरियल है, मैं 3 डिस्कस करूँगा। सबसे पहला मैं डिस्कस करूँगा कोड रेड को, ये आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं कोड रेड। ये कोड रेड आईपीसीसी की वही वार्निंग है जो क्लाइमेट को लेकर दी गई है, और यहाँ पर ये बोला गया है वही सेम चीज़ है कि जो कार्बन एम्बिशन हम चाहते थे कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री तक ही बढ़े, उससे ज़्यादा ना बढ़े। फिर हमने बोला कि नहीं 1.5 तक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हम इन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाए। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार तो यही है कि आने वाला टाइम के अंदर क्लाइमेट चेंज सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है। अमेज़ोन में फायर होती है, अमेज़ोन के जंगलों में आग लगती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा ना, या ऐसा होगा कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। तो इस बात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। अगर टाइम रहते हमने चीज़ों को सुधारा नहीं तो दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कोविड-19 को तो वैक्सीन से सुधारा जा सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के लिए कोई वैक्सीन नहीं होती, याद रखना। तो इसलिए हमने अपने अपने लेवल पे पोल्यूशन को कम से कम फैलाना चाहिए, गार्बेज कम से कम फैलाना चाहिए। आप जानते हो कि अभी कल की ही डेट के अंदर क्या था, जैसे हम लद्दाख वगैरह जाते हैं तो लद्दाख में 300 रुपये और 100 रुपये हमसे चार्जेस लिए जाते हैं, 400 रुपये गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं जो आप गंदगी वहाँ पर फैलाते हो। दोस्तों ये सब हमारा ही मैन मेड है, सब मतलब ये नेचर नहीं कर रहा, ये मैन मेड है, जिसकी वजह से नेचर को ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं। हम कहीं भी जाते हैं मैरिटाइम में घूमने के लिए, वहाँ पर बोटल्स फेंक देते हैं, प्लास्टिक बैग फेंक देते हैं, तो इससे जो नेचर का जो एक कंपोजिशन होता है ना हर चीज़ का कि किसकी क्या मात्रा होनी चाहिए, वो बिगड़ जाती है। और जब वो बिगड़ती है तो उसका इम्पैक्ट हमें ग्लेशियर्स के पिघलने से या फिर बड़ी बड़ी तेज़ हवाएं चलने से, क्लाउड ब्लस्ट होने से, इन सब चीज़ों से भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों अपने लेवल पे हमें चीज़ों को सुधारना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हम जो है एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए, क्योंकि आज यही नतीजा है जिसके चलते आईपीसी ने इतनी बड़ी रेड अलर्ट जारी की है कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ सकता है। तो ये एडिटोरियल पूरा इसी चीज़ पर बेस्ड है। इसके बाद एक एडिटोरियल हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है गो अहेड गोगरा। अभी गो अहेड गोगरा क्या है? गोगरा एक ऐसी एरिया का नाम है जो कि हमारे लद्दाख एरिया में पाया जाता है, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख वाला इलाका है ना, ये वहाँ पाया जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि आजकल जैसे चाइना है तो वो हमारे ईस्ट जो हिमालयन कंट्रीज़ हैं, हिमालयन स्टेट है हमारा जो, उस पर कब्जा करना चाहता है। ये एडिटोरियल उस बात को लेकर बोला गया कि किस तरह से चाइना जो है वो हमारी इंडिया की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी बता के उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हम नहीं होने देंगे। जो 2 पॉइंट होता है, एक एलओसी और एक एलएसी होता है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल और एक होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के साथ हमारा एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पर हमारा एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, बस ये एडिटोरियल इस बात को लेकर बोलता है कि किस तरह से चाइना जो है वो धीरे धीरे करके हमारी लैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिस चीज़ को लेकर जल्द ही जल्द रेजोल्यूशन लेना चाहिए, वरना चाइना की मतलब आप देख लो, चाइना का तो काम ही यही, चाहे समुद्र हो चाहे लैंड हो, उस पर कब्जा करने की इसकी स्टार्टिंग से रणनीति रही है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि अभी से है, इनके नियत में खोट आज से नहीं, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हमारे हामिद अंसारी है, इन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है ईरान का जो सी पोर्ट इलाका है उसके बारे में। अब क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट लगा नहीं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। इसके बाद अगर आप इस एडिटोरियल पर आओगे, द शेकी फाउंडेशन ऑफ द लेबर लॉ रिफॉर्म्स। देखो, लेबर लॉ रिफॉर्म्स लाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं आपको बताता हूँ लेबर लॉ रिफॉर्म होता क्या है। आप जानते हैं आज की डेट में हमारे पास 2 टाइप के सेक्टर हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
आज के डेट में मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहकर काम कर रही है। सिर्फ 40% ही लोग हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनको पीएफ या सिक्योरिटी बेनिफिट, पेंशन वगैरह ये सारी चीज़ों को बेनिफिट मिल पाता है। अब ऐसे में क्या हुआ कि ये एडिटोरियल बोलता है कि अगर हम लेबर लॉज ढंग से नहीं बनाते हैं तो लेबर को सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल पाना, उसको सही तरीके से वेजेस मिल पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अपने जो लॉज हैं उनमें स्ट्रक्चरल चेंज लाना पड़ेगा, और बेसिकली ये स्ट्रक्चरल चेंज हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने देखा कि माइग्रेंट वर्कर हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं दिल्ली की ही बात करूँ, दिल्ली के अंदर जितने भी लेबर्स हैं, आप मान के चलो 80% लेबर बाहर के हैं, सिर्फ 20% लेबर हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो 80% जो माइग्रेटेड वर्कर्स आए, क्या इनके लिए हमने कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाए हैं? क्या इनके लिए कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि हम इनको ये इंश्योर कर पाए कि हाँ आपकी जो जॉब है वो परमानेंट रहेगी? द आंसर इज नो। तो ऐसे में ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या करेंगे? कल को अगर इनको जॉब नहीं मिलेगी, ये चोरी चपाटी करना शुरू करेंगे, किडनैपिंग, डकैती, इन सब चीज़ों को प्रमोशन मिलता है जब हम उनको रोजगार नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो यहाँ इस एडिटोरियल में यही बात बोली कि किस तरीके से हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसके अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें, और उन्हें जॉब की सिक्योरिटी दें। जैसे आप मनरेगा स्कीम के तहत बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है भाई, 100 दिन का आपको रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को 100 दिन के लिए क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया ना। दोस्तों यही चीज़ें कुछ होनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते लोगों को जॉब के लिए अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में आना ही पड़ता है, और जब वो अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में आते हैं तो वो माइग्रेंट बन जाते हैं, जिनके लिए समस्याएं थोड़ी ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर लेबर लॉज के अंदर क्या करनी चाहिए, रिफॉर्म करनी चाहिए। ये एडिटोरियल ये बोलता है। दोस्तों आपकी क्या राय है कि लेबर को लेकर हमें रिफॉर्म करनी चाहिए या जैसा चल रहा है वैसे ही करना चाहिए? आप ज़रूर अपने कमेंट में ये चीज़ें बताना, ठीक है। इसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं, ये तो था आपका एडिटोरियल पार्ट, बाकी इन सबको आप खुद अपना रीड कर लेना। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आईपीसी को लेकर सेम चीज़ यहाँ पर बोली है। दोस्तों आईपीसी को लेकर ना इस पूरे न्यूज़पेपर में 5 जगह चीज़ें दे रखी हैं, बट मैंने आपको एक चीज़ पढ़ा दी है, उसी को आप बेस मान के सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद और आगे चलते हैं यहाँ पर, तो ये पिगासूस, अच्छा, नो ट्रांजेक्शन विद पिगासूस मेकर एमओडी। यहाँ पर क्या बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि देखो ऐसा है कि हमारी साइड से हमने पिगासूस की कभी कोई सर्विस बाई नहीं की है, ना हमें पिगासूस जैसे सॉफ्टवेयर की हमें कोई ज़रूरत पड़ी है। अब अगर ये पिगासूस सॉफ्टवेयर हमारे लिए दूधाई बन रहा है तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर ये कहो कि हमने पिगासूस के लेकर बात की थी कि आप इसका यूज़ करो हमारे टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया। साफ साफ यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो भी कोई काम होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही करेगी ना इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। ये मैं गलती से ऊपर आ गया, थोड़ा सा भी मैं नीचे आ जाता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, तो अरे यार ये क्या हो रहा है आज, मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ। इसके बाद ये सेलिब्रेशन हो गया। हाँ, इसके बाद है कि कुछ बिल्स हैं जो पास किए गए हैं, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। ध्यान देना कि 1 मिनट आप रुकना थोड़ा सा। अब इसमें आगे बोला गया है कि कल की डेट में हमारे यहाँ पर 20 मिनट के अंदर 3 बिल पास किए गए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं पिछले 7 दिनों के अंदर एक दिन ऐसा था इसमें 3 बिल पास किए गए थे घंटे में, दूसरा था 2 दिन 2 बिल पास किए गए थे, फिर 3। कल की डेट में 20 मिनट के अंदर 3 बिल पास किए गए। और वो बिल कौन कौन से, मैं आपको ज़रा उनकी लिस्ट बता देता हूँ। वो बिल आपके अभी यहाँ पर लिखा होगा, हाँ ये रहा आपका। एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, उसके अंदर चेंजेस लाए गए हैं। इसके बाद क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल, याद है वो बैंक के अंदर आपके जो रुपए रखे होंगे उनमें 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया जाएगा। और एक आपका द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो कि अमेंड किया गया। मतलब ये 3 बिल हैं जो कि कल की डेट में 20 मिनट के अंदर ये चीज़ें क्या कर देंगे, पास कर देंगे। और आपको मैंने पूरा प्रोटोकॉल तो बताया ही था कि किस तरह से कोई बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, वो ड्राफ्ट पेपर बनाती है, फिर उसे लोकसभा राज्यसभा से पास कराया जाता है यूनैनिमस कंसेंसस से। इसके बाद वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, वहाँ पे असेंट ली जाती है। जिस दिन वो सिग्नेचर करते हैं वो उसके एक्ट के आगे लिख दिया जाता है, और फिर ये एक एक्ट बन जाता है। यानी कोई भी एक्ट, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, उसके बनने की यही पूरी प्रावधान होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई। इसके बाद यहाँ पर बोला गया कि पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जाएगा जिसके अंदर ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स किए जाएंगे, ठीक है। अब वो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म जब होंगी तभी मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और चलते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई की बात बोली गई कि हाँ आने वाले टाइम के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जो चीज़ें हैं वो सही रहेंगी। अब यहाँ पर एक मेजर चीज़ आती है, दैट इज़ 11,000 करोड़ फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन।
प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोला कि जैसे कि हम जानते हैं कि हम आज के डेट में जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में हम एडिबल ऑयल का इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम खुद अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि हम एडिबल ऑयल खुद प्रोडक्शन करेंगे। जैसे फार्मर्स को हम बताएंगे कि वो किस तरह से जो ऑयल सीड्स होते हैं उनको उगाएं जिनसे ऑयल अच्छा निकल सके, हमें बाहर के इंपोर्ट कम करने पड़े, क्योंकि इंपोर्ट से क्या होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा चला जाता है। तो हम अपने फॉरेक्स को बचाने के चलते क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे, मतलब अब ये कहा जा रहा है 11,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि अगर हम लगा दें तो इससे जो ऑयल की डिपेंडेंसी हमारी फॉरेन कंट्रीज़ पर है वो कम हो जाएगी, मतलब हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा और हम इसके लिए खुद ही अपने देशवासियों के लिए क्या बना सकते हैं, ऑयल बना सकते हैं। देखो आपने देखा होगा पिछले इतने टाइम से जो एडिबल ऑयल है वो सारे महंगे हुए हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है एडिबल ऑयल के महंगे होने का? रीज़न सबसे पहला प्राइम रीज़न तो यही है कि क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट के जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ता जा वो जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ता जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो माल हमें क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। तो अब मोदी जी ने ये बोला है कि भाई देखो हम 11,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट लगाएंगे जिसमें एडिबल ऑयल जैसी है जितने भी ऑयल कंपोनेंट होते हैं उनका प्रोडक्शन हम सेल्फ प्रोड्यूस करेंगे। हमारी डिपेंडेंसी को हमें कम करना है जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचेगा और हमारे पास एडिबल ऑयल जो है वो एक कंट्रोल्ड प्राइस पर मिलेगा, मतलब उसके लिए हाई प्राइस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर बाकी तो ये सारी वैसी न्यूज़ है जो बताने लायक नहीं है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास अपना बिज़नेस सेक्शन आया। दोस्तों बिज़नेस सेक्शन में आज की डेट में ना कोई ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है, मैं अगर सही बताऊं, ठीक है। तो अपना वही मेन जो हम चलाते हैं वो करते हैं क्या कि हमारे यहाँ पास देखो मैं आपको ना एक चीज़ डेली क्लियर करता हूँ। सेंसेक्स और निफ्टी ये दो चीज़ होती हैं। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनियों की कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्राइस लिया जाता है और निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियों का प्राइस लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टॉप 50 कंपनी कौन कौन सी आज की डेट में? अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिवाइस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, एलएनटी, एम&एम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो, ये सारी हमारी क्या है टॉप 50 कंपनीज है। और आप जानते हो जब भी आईएमएफ किसी को लोन देती है तो वो एचडीआर में देती है, स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसके अंदर 5 करेंसीज आती हैं, इसीलिए इसके 5 बास्केट ऑफ करेंसी बोलते हैं। क्या क्या आती है उसमें? यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, चाइनीज युआन, ये 5 करेंसी आती है जिनको मिला के एक नई करेंसी बनाई जिसको क्या बोलते हैं एसटीआर। और कभी भी आईएमएफ किसी को भी लोन देती है, जैसे 1991 में हमने आईएमएफ से लोन लिया था तो हमने किस में लिया था? एचडीआर के अंदर लिया था, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एचडीआर करेंसी को लॉन्च किस सन में किया गया था? आप गूगल करके मुझे व्हाट्सएप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि जो एचडीआर करेंसी है इसको कब लॉन्च किया गया था। पहले बता दूं कि जब 1944 में आईएमएफ को बनाया गया था ब्रिटेन वुड ट्विंस के थ्रू, तब हमने एचडीआर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं किया था, एचडीआर का कॉन्सेप्ट बाद में आया था। तो आप वो ईयर बताओगे मुझे कि एचडीआर का कॉन्सेप्ट किस ईयर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। बाकी यहाँ पर बिजनेस सेक्शन में आज कोई खासा न्यूज़ नहीं है। बाकी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को लेकर कुछ चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल बातें बोली गई हैं, लेकिन जब तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक क्लैरिटी नहीं देगी तब तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। एक बार क्लैरिटी आ जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का केस क्या चल रहा है सीसीआई के अंदर, ठीक है। चलो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर हम इतना ही रखते हैं। बाकी आपके लिए केस स्टडी मैं लेकर आऊँगा सेंसेक्स और निफ्टी पर, वो आपको आज शाम तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।